हेलो एवरीवन, CUET सिविल स्टेप में आप सभी का स्वागत है। सिविल स्टेप आपके लिए CUET का एक ऐसा मंच लेकर आया है जो एस्पिरेंट 12th स्टैंडर्ड पास करते हैं, उसके बाद जिनको सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के लिए अप्लाई करना होता है या एडमिशन लेना होता है, उनको एक एग्जाम देना पड़ता है जिसका नाम है सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। यानी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश परीक्षा के लिए आपको एग्जामिनेशन देना होता है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे CUET 2024 के बारे में, और उसमें हिस्ट्री जो कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी क्वेरीज हैं आपकी वो यहाँ पे आज क्लियर करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे कि हिस्ट्री का सिलेबस क्या है। ठीक है, और उसके साथ साथ जो प्रीवियस ईयर्स में हिस्ट्री से जो क्वेश्चन CUET ने पूछे हैं वो हम देखेंगे। और दोस्तों ध्यान दें, CUET जो एग्जामिनेशन है उसका जो एग्जाम है वो कंडक्ट कराने का जो जिम्मा होता है वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA पर होता है। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है हमारी जो यूनिट्स हैं, क्योंकि हिस्ट्री को जो है अलग अलग यूनिट्स में डिवाइड किया हुआ है, इसके लिए अगर हम बात करें जो लेवल ऑफ स्टैंडर्ड होता है वो आपका 10+2 वाला ही होता है। 10+2 में जो आप हिस्ट्री की NCERT पढ़ते हैं, कुछ NCERT आपको नहीं पढ़नी है, थोड़ा बहुत जो है पुरानी NCERT से भी आप जो है इसमें अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है जो नई NCERT आपकी 12th की है वहीं से इस क्वेश्चंस में पूरा का पूरा सिलेबस आपको बताया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं, आपकी यूनिट 1 है द स्टोरी ऑफ द फर्स्ट सिटीज हड़प्पा आर्कियोलॉजी, यानी यूनिट 1 यानी इकाई 1 है आपका हड़प्पा पुरातत्व से पहले शहरों की कहानी। जो आपकी हड़प्पा आर्कियोलॉजी है उससे पहले जो शहर थे आपके, जो आपके सिटीज थे, उनकी कहानी आपको बतानी है। और उसमें हमें सब टॉपिक्स क्या क्या पढ़ने हैं, सबसे पहले जो है ब्रॉड ओवरव्यूज यानी व्यापक अवलोकन आपको करना है, यानी प्रारंभिक शहरी केंद्र यानी अर्ली अर्बन सेंटर्स क्या थे। ठीक है, तो मैं आपको बताता चलूं कि हमारी जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है ये आपकी अर्बन सिविलाइजेशन थी, आपकी शहरी सभ्यता थी। तो इसलिए हमें जो है यहाँ पे शहरों के बारे में ही जानना है। इसके बाद जब हम पढ़ते हैं तो हमारा वैदिक पीरियड स्टार्ट हो जाता है। वैदिक पीरियड भी आपका दो पार्टों में डिवाइड होता है, वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड, जिसको हम प्री वैदिक पीरियड या लेटर वैदिक पीरियड बोलते हैं। वैदिक पीरियड की अगर हम बात करें, वो आपकी जो सिविलाइजेशन थी वो आपकी रूरल सिविलाइजेशन यानी ग्रामीण सभ्यता थी। तो यहाँ पे हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है उससे पहले के जो शहरी केंद्र थे आपके, उनकी हम यहाँ पे बात करेंगे। फिर अगर हम बात करें स्टोरी ऑफ डिस्कवरी यानी खोज की कहानी की अगर हम बात करें, तो हड़प्पा सभ्यता जो आपकी सिविलाइजेशन है यानी डिस्कवरी की जो स्टोरी है वो हमारी हड़प्पा सिविलाइजेशन है। यानी कुल मिलाकर ये कहें कि यूनिट 1 में आपको हड़प्पा सिविलाइजेशन से रिलेटेड बातें पढ़नी है, आपको सिटीज के बारे में जानना है, आपसे उनसे रिलेटेड स्टोरीज के बारे में जानना है। वही अगर हम बात करें एक्सेप्ट की, अगर हम बात करें अंश इसके क्या होंगे, आर्कियोलॉजिकल रिपोर्ट ऑन ए मेजर साइट, एक प्रमुख स्थल पर पुरातात्विक रिपोर्ट। साथ ही हम बात यहाँ पे डिस्कशन की करेंगे। डिस्कशन कैसे करेंगे कि हाउ इट हैज बीन यूटिलाइज्ड बाय आर्कियोलॉजिस्ट हिस्टोरियंस, यानी पुरातत्वविदों या इतिहासकारों द्वारा इसका उपयोग कैसे किया गया है। तो पहली यूनिट आपकी है हड़प्पा, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो पहली जो यूनिट है आपकी वो आपकी हड़प्पा है, हड़प्पा सिविलाइजेशन है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, अगर हम हड़प्पा सिविलाइजेशन की बात करें तो आपका आज का वर्तमान का जो आपका अफगानिस्तान है, पाकिस्तान, वही भारत की अगर हम बात करें, भारत में वर्तमान पंजाब, वर्तमान हिमाचल प्रदेश, वर्तमान वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, और उधर अगर हम गुजरात की बात करें, गुजरात तक जो है आपका, और नीचे दैमाबाद महाराष्ट्र तक जो है आपका हड़प्पा सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, ये फैली हुई थी। और इसके बारे में हमें ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, इतना कोई खास। इसमें बस ये 3 जो सब टॉपिक्स दिए गए हैं, सबसे पहले जो शहर थे उस टाइम के उनके बारे में जानना है, क्या स्टोरी थी उनके बारे में जानना है, और पुरातत्वविदों की क्या चर्चा थी इसके बारे में वो हमें देखना है, और उनसे रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस आपसे आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसकी अगर हम बात करें, इसमें है आइडेंटिफाई द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो इस टाइप के आपके क्वेश्चन आते हैं। देखिए जब हम पढ़ते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन को, तो उससे पहले हम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो है रिपोर्ट्स अलग अलग पढ़ते हैं। देखिए हुआ क्या था कि भारत में हड़प्पा सभ्यता की जो खोज थी वो डॉक्टर दयाराम साहनी द्वारा
उनके द्वारा खुदाई करा के किया गया था 1921 यानी 1921 में। उससे पहले भारत में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बनाया गया था और इसके जो डायरेक्टर जनरल थे वो आपके अलेक्जेंडर कनिंघम को डायरेक्टर जनरल बनाया गया था। अलेक्जेंडर कनिंघम जो है भारत में एक जो है सिविल सर्वेंट के साथ साथ एक इतिहासज्ञ भी थे, इतिहास की अच्छी जानकारी वो रखते थे और उन्हें जो है जागरूकता उनके अंदर बहुत ज़्यादा थी इतिहास यानी हिस्ट्री को लेकर। तो इसलिए पहले एएसआई के जो डायरेक्टर थे आपके, वो आपके डायरेक्टर जनरल जो थे यानी डीजी एएसआई की अगर हम बात करें वो अलेक्जेंडर कनिंघम थे। ठीक है, चलिए। हालांकि आरएम व्हीलर, जॉन मार्शल और दयाराम साहनी ये भी थे, लेकिन पहले यही थे, बाद में लोग बनते हैं, बाद में फिर जॉन मार्शल बनते हैं, अर्नेस्ट मैके बनते हैं। तो ऐसे ही जो है अलग अलग डायरेक्टर जो है आपके बनते हैं। चलिए, तो इस टाइप के जो है ज्यादा नहीं, छोटे छोटे क्वेश्चंस जो है आपसे आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, ज्यादा इसमें सोचने के नहीं है। अब हम दूसरी यूनिट देखते हैं। दूसरी यूनिट क्या है? अगर हम यूनिट सेकंड की बात करें तो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री। ठीक है, हाउ इंस्क्रिप्शन टेल ए स्टोरी। तो यहाँ पे क्या है कि आपको राजनीतिक और आर्थिक इतिहास और कैसे शिलालेख एक कहानी बताते हैं। तो इसमें हमें जो है हमारे जो इंस्क्रिप्शंस थे आपके हिस्ट्री से रिलेटेड, भारत की हिस्ट्री की हम यहाँ पे बात करेंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री वाली नहीं करेंगे। तो इंस्क्रिप्शंस आपके कैसे बताते हैं, जैसे हम हाथी गुम्फा अभिलेख पढ़ते हैं, तो हाथी गुम्फा अभिलेख क्या है? हाथी गुम्फा अभिलेख आपके आपके इंस्क्रिप्शन है, आपके शिलालेख हैं, उन पर बहुत सारी चीजें लिखी हैं। जब हम अशोका के जो स्तंभ है, जैसे हम शाहबाजगढ़ी अभिलेख पढ़ते हैं, तो उसमें अशोक के बारे में बताया गया है, अशोक का जो पॉलिटिकल इकोनॉमिकल हिस्ट्री है उसके बारे में बताया गया है। और भी बहुत सारे जो इंस्क्रिप्शन हैं, पहले मैं इंस्क्रिप्शन के बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए, इंस्क्रिप्शन को हम क्या कहते हैं? इनको हम शिलालेख कहते हैं। ठीक है, यानी हार्ड सरफेस पर कोई भी उकेर कर कोई चीज लिखी गई हो या कोई आकृति बनाकर समझाई गई हो, ये सारी चीजें आपकी इंस्क्रिप्शन होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी चीजें हम जब डिस्कस करेंगे, हिस्ट्री को हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन हमें यही जानना है सबसे पहले तो ब्रॉड ओवरव्यू हम अगर हम यहाँ पे बात करें, इसके जो हमें सब टॉपिक्स में पढ़ना क्या क्या है वो भी यहाँ पे बताया गया है। जैसे मौर्य से गुप्त काल तक राजनीतिक और आर्थिक इतिहास। ठीक है, तो ये हमें देखना है, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल हिस्ट्री फ्रॉम द मौर्यन टू द गुप्ता पीरियड, ये हमें जानना है। देखिए, स्टार्टिंग में अगर हम बात करें, आपका वैदिक सिविलाइजेशन, सॉरी इंडस वैली सिविलाइजेशन आता है, उसके बाद आता है आपका वैदिक सिविलाइजेशन, फिर हम जो है वैदिक सिविलाइजेशन के बाद जो है आर्य सभ्यता जो है वो आपकी महाजनपदाज में आ जाती है, 600 BC आ जाता है। उसी के बाद आपका पूरे देश में एक एम्पायर चलता है जिसका नाम है मौर्यन एम्पायर। और ये मौर्यन एम्पायर जो स्टार्ट होता है, ये चंद्रगुप्त मौर्य से स्टार्ट होता है। कहानी मगध जो है राज्य की है, मगध राज्य के शासकों की कहानी है। और मौर्य मगध राज्य की अगर हम बात करें, इससे पहले धनानंद का शासन था और उसको जो है धनानंद को रिप्लेस करके यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य स्टार्ट करते हैं अपना अपनी गवर्नेंस। तो मौर्य से हमें स्टार्ट करना है और गुप्त काल तक आना है, क्योंकि गुप्त काल के बाद जब हम आते हैं दोबारा, तो फिर से वहां पे जो हमारे हर्षवर्धन के काल स्टार्ट हो जाता है। हर्षवर्धन के काल से बाद के लेकर बाद के मेडिवल इंडिया आता है, जिसमें हमारे मुस्लिम इन्वेडर्स यहाँ पे आते हैं और शासन करते हैं। तो ये कहानी है, लेकिन हमें जो बात करनी है इस यूनिट में, केवल ये टॉपिक है आपका, यानी आपको मौर्य काल, मौर्य एम्पायर से लेके गुप्ता एम्पायर तक आपको केवल स्टडीज में करना है। और यहीं पे अगर हम बात करें तो शिलालेख और लिपि का गूढ़ अर्थ क्या है, राजनीतिक और आर्थिक इतिहास की समझ में बदलाव कैसे आया, ये पढ़ना है। साथ ही इसके अंश की बात करें तो अशोक का इंस्क्रिप्शन एंड गुप्ता पीरियड लैंड ग्रांट, ये सारी चीजें इसमें हमें पढ़नी है। और डिस्कशन की बात करें तो इंटरप्रिटेशन ऑफ द इंस्क्रिप्शंस बाय हिस्टोरियन, यानी इस इतिहासकारों द्वारा शिलालेखों की व्याख्या कैसे की गई है, ये चीजें इसमें पढ़नी है। ठीक है, चलिए, तो ये हुआ यूनिट सेकंड। अब देख लेते हैं कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो क्वेश्चंस बिल्कुल नॉर्मल आते हैं जब भी हम जो है पढ़ते हैं, जैसे कि पॉइंट द एविडेंस नॉट कंसीडर्ड एज ए प्रूफ ऑफ एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी ऑफ हड़प्पा कल्चर। तो हमें जो हड़प्पा कल्चर से, क्योंकि शिलालेख की हमें यहाँ जानकारी लेनी है, वैसे तो हमारा जो सिलेबस है वो हमें मौर्य टू गुप्ता तक बताता है, तो हमें यहीं तक पढ़ना है। लेकिन मैंने क्वेश्चन डाल दिया कि शिलालेख का क्वेश्चन कैसे होता है, कि एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी जब हम हड़प्पा सिविलाइजेशन में जाते हैं तो हमें जानकारी शिलालेखों से मिलती है। जैसे कि हमें टेराकोटा बुल के बारे में पता लगता है, और साथ ही हमें क्या है, टेराकोटा मॉडल्स एंड फ्लो जो होते हैं उसके बारे में पता लगता है। ग्रिड पैटर्न स्ट्रीट हमने देखी है हड़प्पा सिविलाइजेशन में, ये भी चीजें पता लगती है। लेकिन कैनाल एंड जो है शोध गई जो होती है, इसके बारे में नहीं बताया गया। नहीं, कैनाल्स यानी जो नहरें हैं उनके बारे में नहीं बताया गया। नहरों की अगर हम बात करें तो नहरों का जो उद्भव हुआ है वो आपका मेडिवल इंडिया में भी दिल्ली सल्तनत में फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में हुआ है, तो इसलिए ये आपका अलग हो जाता है। ऐसे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने हैं और आपको जो है आंसर्स देने हैं। चलिए,
इसी के साथ यूनिट थर्ड की अगर हम बात करें तो यूनिट थर्ड में हमें पढ़ना है सोशल हिस्ट्रीज यूजिंग द महाभारत, यानी महाभारत का प्रयोग करते हुए जो सामाजिक इतिहास है देश का वो हमें पढ़ना है। तो ब्रॉड ओवरव्यू की बात करें, इश्यू इन सोशल हिस्ट्री इंक्लूडिंग कास्ट, क्लास, किनशिप एंड जेंडर, यानी जाति, वर्ग, रिश्तेदारों और लिंग सहित सामाजिक इतिहास के मुद्दे। स्टोरी ऑफ डिस्कवरी की अगर हम बात करें तो महाभारत का प्रसारण और प्रकाशन कब से हुआ, ठीक है, ये बताना है। अगर इसके अंश की बात करें तो महाभारत से यह दर्शाता है कि इतिहासकारों द्वारा इसका उपयोग कैसे किया गया। तो ये चीजें हमें जो है सोचनी है और उसके बारे में हमें आंसर देना है। ये आपकी एक यूनिट है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि मनुस्मृति क्या है, मनुस्मृति पार्ट है आपका हिंदू रिलीजन का। तो महाभारत का इसमें क्वेश्चन नहीं है, मैंने एक मनुस्मृति का क्वेश्चन ले लिया जो आपका प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है, ठीक है। जरूरी नहीं कि महाभारत से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए, लेकिन मनुस्मृति से भी पूछा जा सकता है। तो अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मीन्स फॉर मैन, ठीक है। तो मीन्स फॉर मैन की अगर हम बात करें, आपका कॉन्क्वेस्ट भी होता है, इन्वेस्टमेंट भी होता है, इनहेरिटेंस भी होता है, लेकिन स्टीलिंग नहीं होता है। तो स्टीलिंग इसमें से कट हो जाएगा। ये बिल्कुल नॉर्मल जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट यूनिट ले लेते हैं। नेक्स्ट है आपका यूनिट फोर्थ, ए हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म। अब हम यहाँ पे जो बुद्ध धर्म है उसके बारे में बताना है, बुद्ध की कहानी के बारे में बताना है, साथ ही हमें हमारा एक हिस्टोरिकल एविडेंस है सांची स्तूप, उसके बारे में बताना है। तो ये सारी चीजें बताने हैं। जहां तक हम बात करें ब्रॉड ओवरव्यूज की, ए ब्रीफ रिव्यू ऑफ रिलीजियस हिस्टोरी ऑफ वैदिक रिलीजन, जैनिज्म, वैष्णविज्म एंड शैविज्म, यानी यूनिट 4 आपका क्या कहता है कि बौद्ध धर्म का इतिहास, सांची स्तूप। ये हमें हमारी यूनिट है, इसमें पढ़ना क्या है कि वैदिक धर्म, जैन धर्म, वैष्णव धर्म और शैव धर्म के धार्मिक इतिहास का एक संक्षिप्त समीक्षा यहाँ पे करनी है। और ए पार्ट में हमें ये पढ़ना है। बी पार्ट में क्या पढ़ना है, बी पार्ट में पढ़ना है हमें फोकस ऑन बुद्धिज्म, ठीक है। यानी हमें जो है बुद्धिज्म पर जो है यहाँ पे फोकस रखना है। और वहीं पे अगर हम जो है स्टोरी ऑफ डिस्कवरी की बात करें तो सांची स्तूप यहाँ पे हमें पढ़ना है। अंश में आता है आपका रिप्रोडक्शन ऑफ स्कल्पचर्स फ्रॉम सांची, सांची से मूर्तियों का पुनरुत्पादन। अगर हम डिस्कशन की बात करें, चर्चा, बौद्ध धर्म के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए इतिहासकारों और अन्य स्रोतों द्वारा मूर्तिकला की जिस तरह से व्याख्या की गई है वो चीजें पढ़नी है। यानी इंटरप्रेटेड बाय हिस्टोरियंस एंड अदर सोर्सेज ऑफ रिकंस्ट्रक्टिंग द हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म। तो इसमें कुल मिलाकर हमें जो है बुद्धिज्म पढ़ना है। बुद्धिज्म के साथ साथ हमें जो है वैदिक रिलीजन पढ़ना है, जैनिज्म पढ़ना है, वैष्णव धर्म पढ़ना है, और साथ ही हमें शैविज्म यानी शैव धर्म के बारे में भी हमें इसमें स्टडी करना है। सारी चीजें इसमें लेनी है। चलिए अब हम क्वेश्चंस ले लेते हैं इसके ऊपर। द सांची स्तूपा कॉम्प्लेक्स हैज सर्वाइव्ड ड्यू टू द डिसीजन ऑफ शाहजहां बेगम एंड सुल्तान जहां बेगम, the good look in the escaping the eyes of railway contract and builders, the good look in the escaping the eyes of those looking for finds to carry away of Museum of Europe, the steps taken by the British government to conserve the stupa, the step taken to demarcate it is a residential building। तो ऐसी चीजें बतानी है। तो इसमें कौन कौन सी जो है चीजें आपकी जो है अकॉर्डिंग टू द सांची स्तूप कॉम्प्लेक्स है सर्वाइव ड्यू टू, ये आपको आंसर देना है। तो इसकी अगर हम बात करें तो इसमें बी वाला जो है द गुड लक इन द एस्केपिंग द आईज ऑफ रेलवे कॉन्ट्रैक्टर्स एंड बिल्डर्स, ये आपका जो है गलत हो जाता है। और जब बी आपका गलत हो जाएगा तो आपका कौन सा होगा, ए सी डी ई ओनली, ये आपका ठीक हो जाएगा, ये इसका आंसर होगा। तो ऐसे हमें इसका बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन जो है काफी टफ क्वेश्चन पूछा गया था आपका प्रीवियस ईयर में, ये भी आपका 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल लगने लगते हैं। अब अगर हम बात करें यूनिट 5 की, तो इसमें मेडिवल सोसाइटी थ्रू ट्रेवलर्स अकाउंट, यानी यात्रियों के वृत्तांतों के माध्यम से मध्यकालीन समाज। देखिए क्या था कि अगर हम हिस्ट्री को जब हम पढ़ते हैं तो स्टार्टिंग की जो हिस्ट्री है हमारी, उसमें जो ज्यादा से ज्यादा जो सोर्सेज हैं आपके, वो आपके लिटरेरी सोर्सेज नहीं है, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और लिटरेरी सोर्सेज में फर्क क्या होता है। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज वो होते हैं जैसे आपके इंस्क्रिप्शन हुए, ठीक है, जो आपके बुक्स में नहीं लिखे गए हैं, जैसे आपके इंस्क्रिप्शन हुए हैं और आपके जो मेमोरियल्स, बिल्डिंग्स, कॉइन्स, जिनसे जब हम पता लगाते हैं हिस्ट्री का, वो आपका आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होता है, ठीक है। लेकिन जहां तक लिटरेरी सोर्सेज की बात है तो लिटरेरी सोर्सेज आपके जो है उस टाइम पे लिखे गए आपके अकाउंट्स होते हैं, यानी आपके जो है वृतांत होते हैं, या आपके जो है स्क्रिप्चर्स यानी ग्रंथ हो सकते हैं,
या आपके और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है। जैसे हिंदू धर्म में अगर हम बात करें वैदिक पीरियड की, तो वैदिक पीरियड में ऋग्वेद क्या है, ऋग्वेद आपका मुख्य ग्रंथ है जो आपको जानकारी देता है ऋग्वैदिक कालीन समाज के बारे में। ठीक है, तो इसी तरह अगर हम बात करें मेडिवल पीरियड जो है आपका, जो आपका मध्यकालीन भारत है, जो लगभग आपका 12वीं शताब्दी से स्टार्ट होता है और लगभग 8वीं शताब्दी से स्टार्ट हो जाता है लगभग, और 17वीं शताब्दी तक जाता है, 7वीं 8वीं शताब्दी से। तो वो क्या होता है, मध्यकालीन होता है। मध्यकालीन में भी आपका जो है प्रारंभिक मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल, यानी 12वीं शताब्दी से बाद का जो काल होता है आपका, 13वीं शताब्दी में जब हम एंट्री करते हैं, जब मुस्लिम इन्वेडर्स यहाँ पे आते हैं, दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है, तो उस काल में मैक्सिमम जो काम हुआ है आपका, मैक्सिमम हिस्ट्री जानने को मिली है। जो हमारे फॉरेन ट्रेवलर्स जो आए थे, उनके जो यात्रा वृत्तांत होते हैं, उससे हम जो है इतिहास की जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यूनिट 5 में हमें वो सारे जो ट्रेवलर्स हैं उनके अकाउंट्स के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन की रूपरेखा, जैसा कि मैं यात्रियों के खाते में दिखाई देते हैं, यानी आउटलाइन ऑफ सोशल एंड कल्चरल लाइफ एज दे अपियर इन ट्रेवलर्स ऑफ अकाउंट्स। अगर हम स्टोरी ऑफ देयर राइटिंग्स की बात करें, तो लेखन की कहानी की बात करें, उनके लेखन की कहानी क्या है, तो उन्होंने कहाँ यात्रा की और क्यों यात्रा की, उन्होंने क्या लिखा और इस पर चर्चा उन्होंने किसके लिए लिखा, ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो यहीं पे अगर हम बात करें स्टोरी ऑफ देयर राइटिंग्स, ए डिस्कशन ऑफ वेयर दे ट्रेवल्ड, व्हाई दे ट्रेवल्ड, व्हाट दे रोट एंड फॉर हुम दे रोट, तो ये सारी चर्चा उस पर होनी चाहिए। अंश की अगर हम बात करें फ्रॉम अल्बेरुनी टू इब्न बतूता और बर्नियर, यानी हमें जो है अल्बेरुनी जो है एक प्रख्यात लेखक माने जाते हैं आपके मेडिवल पीरियड के, अल्बेरुनी, अल मसूदी, इब्न बतूता, ठीक है, मिनहाज उस सिराज, तो ये सारे क्या थे, ये उस टाइम के जो है ट्रेवलर अकाउंट लेखक थे, जो है यात्राएं करते थे और अपने अकाउंट्स को मेंटेन करते थे और उनमें चीजों को लिखते थे। ठीक है, तो ये हमें इसमें देखनी है, ये यात्रा वृतांत हमें क्या बता सकते हैं और इतिहासकारों ने उनकी व्याख्या कैसे की है। व्हाट दीज ट्रेवल्स अकाउंट्स कैन टेल अस एंड हाउ दे हैव बीन इंटरप्रेट बाय हिस्टोरियंस, ये सारी चीजें हमें इसमें देखनी है। ठीक है, चलिए, तो ये यूनिट 5 है। क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं इस यूनिट से, तो इस यूनिट से ये इसमें पूछा गया कि हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिटन इन डिटेल अबाउट द यूनिक कम्युनिकेशन और अबाउट द पोस्टल सिस्टम ऑफ दिल्ली सल्तनत, यानी जो है यूनिक सिस्टम और पोस्टल सिस्टम ऑफ दिल्ली सल्तनत के बारे में किस लेखक ने अपने अकाउंट, अपने रिकॉर्ड्स में जो है मेंटेन किया था या लिखा था, तो उसका हमें आंसर देना है। तो इसकी अगर हम बात करें तो वो इब्न बतूता था। इब्न बतूता क्या था कि मोरक्को का, अफ्रीका मोरक्को का रहने वाला था। ठीक है, और वो भारत आया, भारत जब आया तो दिल्ली सल्तनत में उसको जो है चीफ काजी, यूं समझिए कि चीफ काजी क्या होता है, एक टाइप से जो है मुख्य न्यायिक अधिकारी या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एक तरीके से बोल सकते हैं उसको, उसका पद दिया गया क्योंकि ये पढ़ा लिखा था और इसको अरबी और फारसी का ज्ञान था, और इसने पूरा जो अपना यात्रा विवरण है अपनी पुस्तकों में लिखा था। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं यूनिट 6 की। तो रिलीजियस हिस्टोरीज द भक्ति सूफी ट्रेडिशन, तो ध्यान रहे धार्मिक इतिहास, भक्ति और सूफी परंपरा। तो हमें इसमें पढ़ना है भारत का धार्मिक इतिहास क्या रहा है, भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट को पढ़ना है। भक्ति मूवमेंट में हम जो है पढ़ते हैं रामानुजाचार्य, निम्बाकाचार्य, द्वैतवाद, अद्वैतवाद, तो ये सारी चीजें हम कहाँ पढ़ते हैं, भक्ति मूवमेंट में पढ़ते हैं। वहीं सूफिज्म में जो है हम पढ़ते हैं शेख निजामुद्दीन औलिया, शेख सलीम चिश्ती, तो ऐसे अब्दुल वहाबुद्दीन, तो ये सारे कौन थे, ये आपके सूफिज्म थे जो इस्लाम की अच्छी छवि को पेश करना चाहते थे। वही भक्ति मूवमेंट में जो हिंदू धर्म की जो अच्छी छवि है उसको पेश करने वाले लोग थे, तो इसको हम भक्ति और सूफी मूवमेंट के नाम से जानते हैं। ब्रॉड ओवरव्यू की बात करें तो आउटलाइन ऑफ रिलीजियस डेवलपमेंट ड्यूरिंग द पीरियड्स, यानी व्यापक दृष्टिकोण की अगर हम बात करें तो इस अवधि के दौरान धार्मिक विकास की रूपरेखा ए पार्ट में हमें पढ़नी है। साथ ही आइडिया एंड प्रैक्टिस ऑफ भक्ति एंड सूफी, भक्ति और सूफी संतों के विचार और अभ्यास क्या थे वो हमें देखना है। स्टोरी ऑफ ट्रांसमिशन, उनके जो है स्थानांतरण यानी प्रसारण की कहानी क्या थी। हाउ भक्ति सूफी कंपोजिशन हैव बीन प्रिजर्व्ड, यानी भक्ति और सूफी रचनाओं को कैसे संरक्षित किया गया। अगर यहाँ पे इसके अंश की बात करें तो एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम सेलेक्टेड भक्ति सूफी वर्क्स, यानी चयनित भक्ति सूफी कार्यों से उद्धरण। और यहीं पे अगर हम चर्चा इसके बारे में करें, डिस्कशन करें, तो डिस्कशन की अगर हम बात करें तो वे इन द विच दीज हैव बीन इंटरप्रेटेड बाय हिस्टोरियन, इन इतिहासकारों द्वारा उनकी व्याख्या किस प्रकार की गई, ये हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो कुल मिलाकर हमें पढ़ना क्या है, यहाँ पे जो है हमें भक्ति और सूफी मूवमेंट के बारे में पढ़ना है, और हमें ये देखना है कि इतिहासकार उन्हें कैसे इंटरप्रेट करते हैं भक्ति और सूफी मूवमेंट को, वो हमें बताना है यहाँ पे। ठीक है,
क्वेश्चंस आपके कुछ इस प्रकार के होंगे, प्रीवियस ईयर का जो है आपका क्वेश्चंस है, ये आपको बताना है, बहुत बेसिक नॉलेज का क्वेश्चन होता है, बिल्कुल ज्यादा इसमें जो है आपको ज्यादा कॉन्सेप्ट में जाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल साधारण से बेसिक से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। जैसे हम इसमें जो है सुल्तान उल मुसैक की अगर हम बात करें तो सुल्तान उल मुसैक की तो ये किसकी थी, ये निजामुद्दीन औलिया का जो है टाइटल था। किसका था, यहाँ पे हमें एक तरफ टाइटल्स दिए गए हैं और किस सूफी या जो है आपके जो शेख थे या संत थे जिनको ये टाइटल दिया गया, तो सुल्तान उल मुशैक जो है वो निजामुद्दीन औलिया को दिया गया। इसी तरह गरीब नवाज की अगर हम बात करें तो गरीब नवाज सभी जानते हैं, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन जो चिश्ती थे उनको उनको गरीब नवाज कहा जाता था। ठीक है, तो उनको टाइटल दिया गया था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को गरीब नवाज के बारे में। इसी तरह अगर हम बात करें गज ए शंकर, ठीक है, तो गंज ए शंकर की अगर हम बात करें तो ये किसको दिया गया था, ये आपका दिया गया था शेख फरीदुद्दीन। ठीक है, जो शेख फरीदुद्दीन थे उनको जो है गज ए शंकर के उसमें बताया गया। इसी तरह चिराग दिल्ली की बात करें तो ये सब जानते हैं, शेख नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली का टाइटल दिया गया था। इसी तरह आपका ए का अगर हम माने क्या है, ए का हुआ आपका ये थर्ड। ठीक है, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट हुआ, सी का आपका ये सेकंड हुआ, डी का ये, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला ए इसका आंसर हो जाएगा, सॉरी फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर एक है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन 1 2 3 4 करके आपके जो है एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। एनटीएस का एग्जाम लेता है और मोस्ट प्रोबेबली इसका जो एग्जामिनेशन होता है वो आपका ऑनलाइन मोड के माध्यम से इसका एग्जामिनेशन लिया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक ले लेते हैं। यूनिट जो 7th है आपकी, न्यू आर्किटेक्चर हम्पी, यानी नई वास्तुकला हम्पी। हम्पी जो है आपकी 600 बीसी के आसपास जो है, यानी 6ठी शताब्दी के आसपास एक बहुत अच्छी वास्तुकला की प्रतिभूति है, वास्तुकला की जो है प्रकृति आकृति है। तो इससे अगर हम भारत में आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें, क्योंकि जो हम्पी वगैरह है ये आपके विजयनगर साम्राज्य में रानी विरूपाक्ष का जो टेम्पल था वो बनाया गया था, इसको हम्पी कहा जाता था। और यहाँ पे जो है हमें उस टाइम की एक जो है अद्भुत स्थापत्य कला देखने को मिलती है। तो यहाँ पे हमें क्या है कि न्यू आर्किटेक्चर और हम्पी, या यूं कहें कि हमें जो हमारा विजयनगर एम्पायर है उसकी आर्किटेक्चर को यहाँ पे पढ़ना है। तो आर्किटेक्चर ऑफ द विजयनगर एम्पायर इसमें हमें पढ़ना है। ब्रॉड ओवरव्यू की अगर हम बात करें तो आउटलाइन ऑफ न्यू बिल्डिंग्स ड्यूरिंग द विजयनगर पीरियड्स, मैंने कहा है कि उसी के बारे में बात करनी है। टेम्पल्स, फोर्ट्स, इरिगेशन एंड फैसिलिटीज, यानी विजयनगर काल के दौरान नई इमारतों की रूपरेखा, मंदिर, किले, सिंचाई सुविधाएं, ये हमें बताना है कि विजयनगर जो साम्राज्य था, तो विजयनगर एम्पायर का जो आर्किटेक्चर है हमें केवल उस पर ध्यान देना है। वहाँ पे टेम्पल्स कैसे बनाए गए थे, किलों को कैसे बनाया गया था, सिंचाई के का प्रबंधन कैसे था, ठीक है, बाकी फैसिलिटीज कैसे थी, हमें सारी चीजें बतानी है इसमें। नेक्स्ट बी पार्ट में पढ़ना है रिलेशनशिप बिटवीन आर्किटेक्चर एंड पॉलिटिकल सिस्टम। देखिए ये पढ़ना भी बेहद जरूरी होता है। तो हमें जब भी हम आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ते हैं तो आर्किटेक्चर को पॉलिटिकल जो आपका सेटअप है वहाँ का, या वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम है उससे रिलेट करना बेहद आवश्यक हो जाता है। जैसे अगर हम बात करें, जैसे मुगल जो पीरियड है, मुगल पीरियड में जो स्थापत्य कला है, तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से उसे जोड़ना जरूरी है। तभी हम जान पाएंगे कि जो है हमारी जो आर्किटेक्चर है वो विकसित कैसे हुई, और पॉलिटिकल जो सिस्टम है वो कितना उसको जो है उसको बढ़ाना चाहता है, या उसको कितना उसको एनरिच करना चाहता है, ये सारी चीजें हमें वहीं से पता लगती हैं। तो दूसरा जो हमारा टॉपिक है, बी जो पार्ट है, इसमें हमें पढ़ना है रिलेशनशिप बिटवीन आर्किटेक्चर एंड द पॉलिटिकल सिस्टम, यानी आपका राजनीतिक व्यवस्था और वास्तुकला में क्या संबंध है ये हमें बताना है। और स्टोरी ऑफ डिस्कवरी की अगर हम बात करें, अकाउंट ऑफ हाउ हम्पी वाज फाउंड, यानी हम्पी में हम्पी की खोज कैसे हुई इसका विवरण बताना है। और वहीं पे अंश की बात करें तो विजुअल ऑफ बिल्डिंग्स एट हम्पी, यानी हम्पी में इमारतें के दृश्य क्या हैं, ये है। डिस्कशन का विषय ये है कि वेज इन द विच हिस्टोरियंस हैव एनालाइज्ड एंड इंटरप्रेटेड दीज स्ट्रक्चर्स, यानी जिन तरीकों से इतिहासकारों ने संरचनाओं का विश्लेषण किया और व्याख्या की है वो हमें यहाँ पे चर्चा करनी है। वो तरीके कौन कौन से हैं उसके बारे में हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, इसका क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे ये दिया है कि Who among the following visited Amravati and collected several sculptures, panel and took them to Madras? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वाल्टर इलियट। बिल्कुल सीधे सीधे जो क्वेश्चन होते हैं आपके वो बिल्कुल फैक्ट वाइज होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर 2023 सीईटी में पूछा गया था, और क्वेश्चन बिल्कुल सीधे होते हैं। जब हम पूरा विजयनगर एम्पायर पढ़ेंगे तो उसमें हम सारी चीजें पढ़ेंगे, उसमें हम अमरावती को भी पढ़ेंगे, तो ये यही से सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट आता है आपका यूनिट 8, यानी
इकाई 8, तो इकाई 8 में क्या पूछा गया, एग्रेरियन रिलेशन क्या थे। एग्रेरियन रिलेशन द आइन ए अकबरी के अनुसार हमें इसमें बताना है आइन ए अकबरी का क्या संबंध है, और एग्रेरियन रिलेशन क्या होते हैं, कृषि संबंध। एग्रेरियन क्या होता है, कृषि। एग्रेरियन क्लास क्या होता है, कृषि संबंधी समुदाय। वो समुदाय जैसे पूर्व में जो कृषि में जो है कृषि कार्यों में संलग्न थे, ठीक है, बाद में उनको जो है जातियों का टाइटल दे दिया गया। उनके रिलेशन कैसे थे आइन अकबरी के अनुसार हमें जो है उनके बारे में जो है यहाँ पे जानना है। ब्रॉड ओवरव्यू की अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ एग्रेरियन रिलेशन इन द 16th एंड 17th सेंचुरी, यानी 16वीं और 17वीं शताब्दी में कृषि संबंधों की संरचना कैसी थी। पैटर्न्स ऑफ चेंज ओवर द पीरियड, यानी अवधि के दौरान परिवर्तन के पैटर्न। और यहीं पे अगर हम स्टोरी ऑफ डिस्कवरी की बात करें, अकाउंट ऑफ द कॉम्पिलेशन एंड ट्रांसलेशन ऑफ आइन अकबरी, यानी आइन अकबरी का संकलन और अनुवाद का विवरण बताना है। वहीं अंश की अगर हम बात करें तो फ्रॉम द आइन अकबरी, आइन अकबरी से जो है इसमें इसका अंश हमें पढ़ना है। अगर हम बात करें डिस्कशन यानी चर्चा की, तो यहाँ पे वेज इन विच हिस्टोरियंस हैव यूज्ड द टेक्स्ट टू रिकंस्ट्रक्ट हिस्टोरियन, यानी वे तरीके जिनमें हम इतिहासकारों और इतिहासों के पुनर्निर्माण के लिए पाठ का उपयोग किया गया है। तो ये सारी हमें इसमें बातें बतानी है। जैसे अगर हम बात करें तो आइन अकबरी के अनुसार जो एग्रेरियन रिलेशन क्या थे, जैसे आइन अकबरी में बताया गया है कि कितनी टाइप ऑफ क्रॉप्स जो है मुगल पीरियड में होती थी, उसके बारे में बताया गया। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा मोस्ट पीजेंट ड्यूरिंग, पीजेंट का अर्थ यहाँ पे क्या है, पीजेंट बोला जाता है किसान को जो खेती बाड़ी करते हैं, भले ही वो जमीन उनकी हो या ना हो, लेकिन जो कृषि कार्यों में संलग्न होते हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, पीजेंट कम्युनिटी, यानी किसान जो वर्ग होता है आपका। और यूरोप का अगर हम हिस्ट्री पढ़ते हैं वहाँ पे सर्फडोम, बहुत सारे जो है वर्ड्स यूज किए जाते हैं। तो पीजेंट की अगर हम बात करें तो मोस्ट पीजेंट ड्यूरिंग द मुगल रूल इन द इंडिया प्रोड्यूस्ड ए मिनिमम ऑफ, तो कितनी जो है वो जो है क्रॉप उगाते थे, तो वो आपकी मिनिमम 2 फसल जो है उस टाइम उगा लेते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मिनिमम 2 क्रॉप्स। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन जो है आपकी यूनिट से पूछे गए हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। अब हम आगे बात करते हैं, नेक्स्ट आता है आपका यूनिट 9, यानी इकाई 9 क्या कहता है। तो इसमें पढ़ना है द मुगल कोर्ट रिकंस्ट्रक्टिंग हिस्टोरियन थ्रू क्रॉनिकल्स, यानी ये इसमें क्रोनोलॉजी एक टाइप की बतानी है मुगल दरबार की। तो जो मुगल कोर्ट्स था उसमें इतिहास के माध्यम से इतिहास का पुनर्निर्माण आपको बताना है। ब्रॉड ओवरव्यू की बात करें तो आउटलाइन ऑफ पॉलिटिकल हिस्ट्री 15th और टू 17th सेंचुरी, यानी 15वीं और 17वीं शताब्दी तक का जो आपका राजनीतिक इतिहास की रूपरेखा है वो हमें पढ़नी है। बी पार्ट में हमें पढ़ना है डिस्कशन ऑफ द मुगल कोर्ट्स एंड पॉलिटिक्स, यानी मुगल दरबार और राजनीति की चर्चा हमें पढ़नी है। और स्टोरी ऑफ डिस्कवरी ये है हमारी आज की इसमें, अकाउंट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ कोर्ट क्रॉनिकल्स एंड दियर सब्सिक्वेंट ट्रांसलेशन एंड ट्रांसमिशन, यानी अदालत के इतिहास के उत्पादन और उनके बाद के अनुवाद और प्रसारण की लेखा जोखा। तो जो मुगल कोर्ट्स है उसके बारे में हमें पढ़ना है, मुगल कोर्ट्स का क्या इतिहास है, आज तक हम उसको कैसे रिलेट कर पाते हैं, सारी चीजें हमें जो है इसमें पढ़नी है। साथ ही हमें पढ़ना है फ्रॉम द अकबरनामा एंड द पातशाहनामा। अकबरनामा और पातशाहनामा जो है ये कृति थी जो अकबर के बारे में लिखी गई थी। तो अकबरनामा और पातशाहनामा से इसके जो है अंश हमें उठाने हैं। डिस्कशन की अगर हम बात करें तो वेव्स इन द इन विच हिस्टोरियंस हैव यूज्ड द टेक्स्ट टू रिकंस्ट्रक्ट पॉलिटिकल हिस्टोरियन। तो यहाँ पे हमें पढ़ना है कि वे तरीके जिनमें इतिहासकारों ने राजनीतिक इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए ग्रंथों का उपयोग किया, वो हमें यहाँ पे जो है चर्चा करनी है। क्वेश्चंस ये लेते हैं, द बाजार ऑफ चांदनी चौक द थ्रोबिंग सेंटर ऑफ शाहजहानाबाद वाज डिजाइन्ड बाय। देखिए शाहजहानाबाद क्या था कि शाहजहां द्वारा नगर बसाया गया था एक, जिसका नाम रखा गया था शाहजहानाबाद, और उसके सेंटर में बिल्कुल जो है चांदनी चौक इस्टेब्लिश किया था। इसमें बताना है कि उस चांदनी चौक को डिजाइन किसने किया था। तो चांदनी चौक को अगर हम डिजाइन करने की बात करें तो शाहजहां जो थे उनकी बेटी थी जहांआरा बेगम, ठीक है। तो जहांआरा जो थी उन्होंने उसे डिजाइन किया था। ये इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। तो इसका आंसर क्या होगा, थोड़ा बिल्कुल नॉर्मल से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। क्वेश्चन ये नहीं कि कुछ एज ए हिस्ट्री कुछ भी ये पूछ ले। क्वेश्चंस का जो इन्होंने टॉपिक्स दिया है, तो टॉपिक जैसे आर्किटेक्चर हुआ, आपका जो है ये स्क्रिप्चर हुआ, इंस्क्रिप्शंस हुआ, वहीं से पूछते हैं। जैसे क्वेश्चन है ये आर्किटेक्चर से है, चांदनी चौक का डिजाइन बताना था कि सेंटर ऑफ द शाहजहानाबाद था, शाहजहानाबाद एक शहर बसाया गया था और जहांआरा ने उसको डिजाइन किया था, ठीक है। चलिए, तो चांदनी चौक किसके द्वारा डिजाइन किया गया था, जहांआरा के द्वारा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं यूनिट 10 यानी इकाई 10 के बारे में। तो इसमें कोलोनियलिज्म और रूरल सोसाइटी एविडेंस फ्रॉम ऑफिशियल रिपोर्ट्स, यानी उपनिवेशवाद और ग्रामीण समाज आधिकारिक रिपोर्टों के साक्ष्य में पढ़ने हैं।
कॉलोनियलिज्म बोला जाता है, जो ब्रिटिश यहाँ पे आए और उन्होंने इस देश में जो है कॉलोनियों को एस्टेब्लिश किया अपनी, और इसको हम कॉलोनियलिज्म बोलते हैं। यानी यहाँ पे जो है यहाँ के रिसोर्सेज, यहाँ के जो और भी संसाधन हैं उनको कैप्चर कर लेना उपनिवेशवाद कहलाता है। तो उपनिवेशवाद और उस टाइम पे हमारी रूरल सोसाइटी यानी सामाजिक जो ग्रामीण जो समाज था वो कैसा था, उस पर हमें यहाँ पे जो है डिस्कस करना है। अब इसमें ब्रॉड ओवरव्यू करें कि इसमें देखिए, क्योंकि आपका जमींदार और पीजेंट यानी जिसको हम फ्यूडल लॉर्ड्स और पीजेंट बोलते हैं, सामंती प्रभु और जो आपके कृषि दास हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। तो सामंती प्रभु में आपके जो है जमींदार आते थे और पीजेंट में कौन आते थे, जो आपके किसान होते थे। तो यहाँ पे लाइफ ऑफ जमींदार, पीजेंट एंड आर्टिशंस, यानी यहाँ पे आपको बताना है कि 18वीं सदी के अंत में जमींदारों, किसानों और आर्टिसंस यानी कारीगरों का जीवन कैसा था, ये हमें बताना है। जमींदार जो जमीनों के मालिक होते थे, पीजेंट जो उन जमीनों में काम करते थे, और आर्टिसंस जो होते थे वो कारीगर जो जमींदार प्लस आपका जो रॉयल आपके फैमिलीज हैं उनके लिए अलग अलग प्रकार की कलाकृतियों को बनाकर बेचना। ठीक है, तो उनको क्या बोला था आर्टिसंस, जिसमें आपका बढ़ई, आपका जो है जिसको हम कारपेंटर बोलते हैं, आपका जो है आयरन मैन जो लोहार होता है, ठीक है, लोहार, सोनार, ये इस टाइप के जितने भी आर्टिसंस होते थे जो अलग अलग कलाकृतियों को बनाकर बेचते थे, तो इनके बीच संबंध क्या था और सोसाइटी में इनका स्टेटस क्या था, वो सारी चीजें हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है। बी पार्टी में हमें ईस्ट इंडिया कंपनी, रिवेन्यू सेटलमेंट एंड सर्वेज के बारे में पढ़ना है, यानी हमें ईस्ट इंडिया कंपनी और जो आपका राजस्व सेटलमेंट है उसके बारे में पढ़ना है, सारी चीजें इसमें देखनी है। और सी पार्ट में चेंज ओवर द 19th सेंचुरी, यानी 19वीं सदी में जो परिवर्तन आया वो भी हमें यहाँ पे पढ़ना है। स्टोरी ऑफ ऑफिशियल रिकॉर्ड की अगर हम बात करें तो एन अकाउंट ऑफ व्हाई ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन इनटू रूरल सोसाइटीज वर अंडरटेकन एंड द टाइप ऑफ रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स प्रोड्यूस्ड, यानी यहाँ पे आधिकारिक ग्रामीण समाजों में आधिकारिक जांच क्यों की गई और किस प्रकार के रिकॉर्ड और रिपोर्ट तैयार की गई, इसका विवरण हमें बताना है। वहीं पे अगर हम बात करें जो आपके एक्सेप्ट्स की अगर हम बात करें, यानी अंश की बात करें, तो आपके जो फ्रॉम फार्मिंगर्स यानी फार्मिंगर की 5वीं रिपोर्ट, फ्रांसिस बुकानन, हैमिल्टन के विवरण और डेकन दंगों की रिपोर्ट से हमें जो है इसके अंश लेने हैं। वहीं अगर हम बात करें डिस्कशन की, आधिकारिक रिकॉर्ड क्या बताते हैं और क्या नहीं बताते और इतिहासकारों द्वारा उनका उपयोग कैसे किया गया, ये चीजें हमें यूनिट 10 में पढ़नी है। ठीक है, तो हमें कुल मिलाकर जो है जो हमारा उपनिवेशवाद है, तो उपनिवेशवाद में जो हमारी उपनिवेशवाद और जो आपकी रूरल सोसाइटी थी, ग्रामीण समाज था, यानी उपनिवेशवाद का ग्रामीण समाज से कैसे संबंध था वो हमें इसमें बताना है। जमींदार, पीजेंट, आर्टिसन सभी के बारे में हमें यहाँ पे देखना है। तो इसका क्वेश्चन लेते हैं, द फेमस पेंटिंग रिलीफ ऑफ लखनऊ सेलिब्रेट द ब्रिटिश सेवियर्स एंड शोज द इंडियन रेबल्स इन पुअर लाइट, हु इज द पेंटर। तो ये मैंने क्वेश्चन उठाया आपका प्रीवियस ईयर से, जो आपका उपनिवेशवाद से यानी कॉलोनियलिज्म से रिलेटेड है, ये वहां से लिया है। तो इसका अगर हम आंसर लें तो इसका जो आंसर होगा वो आपका द फेमस पेंटिंग, हाँ, थॉमस जोन्स बारकर इसका जो है आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो वो फेमस पेंटिंग इनके द्वारा, वो पेंटर का नाम थॉमस जोन्स बारकर था। ठीक है, चलिए अब हम आगे लेते हैं। नेक्स्ट आता है आपका यूनिट 10, यूनिट 11, सॉरी, ये है आपका यूनिट 12। ठीक है, तो यूनिट 12 की अगर हम बात करें तो कॉलोनियलिज्म एंड इंडियन टाउन्स, यानी उपनिवेशवाद और भारतीय शहर क्या थे, टाउन प्लान्स एंड म्युनिसिपल रिकॉर्ड्स यहाँ पे हमें पढ़ना है। तो नगर योजनाएं और नगर पालिका रिपोर्ट के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो हमें देखना है कि उपनिवेशवाद में नगर पालिकाओं यानी नगर निगमों का विकास कैसे हुआ, वे सारी चीजें हमें पढ़नी है। तो इसमें इस चैप्टर में हमें जो है मेनली जो हमारी म्यूनिसिपलिटीज हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। तो आप जानते हैं कि लॉर्ड रिपन जो थे उन्होंने भारत में नगर पालिकाओं को स्थापित किया, नगर पालिकाओं को आगे बढ़ाया, फिर लॉर्ड डिटन ने उसमें और ज्यादा से आगे बढ़ाया। तो ब्रॉड ओवरव्यू है, द ग्रोथ ऑफ मुंबई चेन्नई हिल स्टेशन एंड कंटोनमेंट्स इन द 18th एंड 19th सेंचुरी, 18वीं और 19वीं शताब्दी में मुंबई चेन्नई हिल स्टेशन और छावनियों का विकास हमें पढ़ना है। एक्सेप्ट्स की अगर हम बात करें तो फोटोग्राफ्स एंड पेंटिंग्स, प्लान्स ऑफ सिटीज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम टाउन प्लान रिपोर्ट्स, फोकस ऑन कोलकाता टाउन प्लानिंग, ये हमें यहाँ पे देखना है। डिस्कशन की अगर हम बात करें, हाउ द अबव सोर्सेज कैन बी यूज्ड टू रिकंस्ट्रक्शन हिस्ट्री ऑफ टाउन्स, व्हाट दीज सोर्सेज डू नॉट रिवील, तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है। मोस्टली टाउन प्लानिंग जो था आपका ब्रिटिश इंडिया में, उसके बारे में हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आ जाती हैं। इसके साथ ही इसमें एक 11वीं यूनिट भी है, वो यहाँ नहीं है, शायद आगे होगी। तो जो 11वीं यूनिट है आपकी
वो इसमें नहीं दी गई है। 11वीं यूनिट में बता देता हूं ऐसे ही, जिससे आपका ये क्वेश्चन रिलेटेड है। तो 11वीं यूनिट में आपको जो आपका रिवोल्ट ऑफ 1857 है, यानी जो 11वीं यूनिट है वो आपको क्रांति 1857 से रिलेटेड है, वो आपको पढ़नी है। 1 सेकेंड, ये वाला, ठीक है, 1 सेकेंड। तो 11th जो यूनिट है उसमें हमें पढ़ना है रिवोल्ट ऑफ 1857। तो उसमें कहाँ से आपका रिवोल्ट स्टार्ट हुआ, कैसे हुआ, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। तो क्रांति 1857, जिसको हम जो है फर्स्ट इंडिपेंडेंट वॉर के नाम से भी जानते हैं, नहीं पहला प्रथम स्वाधीनता संग्राम के नाम से भी जानते हैं। तो इसका अगर हम क्वेश्चन लिस्ट में पूछा गया है कि द रिवोल्ट ऑफ 1857 हैड इट्स बिगिनिंग इन मेरठ, प्लासी, मद्रास, बॉम्बे, तो सभी जानते हैं मेरठ से स्टार्ट हुई थी। फिर बाद में बैरकपुर में मंगल पांडे नाम के एक सिपाही ने इसका बिगुल बजाया था। तो बहुत सारी चीजें हैं, जगह जगह पर जो है रिवोल्ट हुआ था, और रिवोल्ट में जगह जगह जो है सभी ने अपने आप को जो है इंडिपेंडेंट घोषित किया था, जिसमें लखनऊ के नवाब, लखनऊ की बेगम थी, बेगम हजरत महल। तो इसी तरह अलग अलग थे। नवाब वाजिद अली शाह की ये जो है धर्मपत्नी थी, जिन्होंने ये आपका इसका नेतृत्व किया था लखनऊ से। अलग अलग शहरों से किया था, जैसे बिहार जगदीशपुर से कुंवर सिंह ने किया था, तांत्या टोपे ने किया था, और आपका जो आपके बहादुर शाह जफर थे उन्होंने किया था। तो अलग अलग जगह 1857 का रिवोल्ट हुआ था, ठीक है। इसके बाद आता है आपका महात्मा गांधी, यूनिट 13। महात्मा गांधी थ्रू कंटेम्प्रेरी आइज, यानी समसामयिक दृष्टि से महात्मा गांधी के बारे में पढ़ना है। तो उनका जो इंडियन नेशनल मूवमेंट था 1918 से 48 तक का, उसके बारे में डिस्कस करना है। द नेचर ऑफ गांधीयन पॉलिटिक्स एंड लीडरशिप, यानी गांधीवादी राजनीति और नेतृत्व की प्रकृति के बारे में पढ़ना है। फोकस क्या रखना है हमें, महात्मा गांधी 1931 में का जो है हमारा जो पीरियड था वो हमें फोकस में रखना है। और रिपोर्ट्स फ्रॉम इंग्लिश एंड इंडियन लैंग्वेजेस, न्यूज़पेपर एंड अदर कंटेम्प्रेरी राइटिंग्स, ये हमें पढ़नी है। डिस्कशन हाउ न्यूज़पेपर कैन बी ए सोर्स ऑफ हिस्ट्री, यानी अंग्रेजी और भारतीय भाषा के समाचार पत्रों की रिपोर्ट और समसामयिक लेखन जो है वो देखने हैं। चर्चा, समाचार पत्र इतिहास का स्रोत कैसे हो सकते हैं, ये भी हमें चर्चा का विषय बताना है, क्योंकि उस टाइम पे समाचार पत्रों में जो चीजें प्रिंट होती थी वो भी आपकी जो है हिस्ट्री में रिकॉर्ड होती थी। तो समाचार पत्रों से भी हम जो है बहुत सारी जानकारी मॉडर्न इंडिया की, खास तौर पे जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है उसके हम ले सकते हैं, क्योंकि समाचार पत्रों का प्रकाशन उस टाइम पे प्रारंभ हो चुका था, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन ले लेते हैं कि महात्मा गांधी ट्राई टू ऑब्टेन फ्रॉम द पीजेंट सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर एंड फ्रीडम टू कल्टिवेट द क्रॉप्स ऑफ देयर चॉइस इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट, ये आपको बताना है वो कौन सा आपका यहाँ पे मूवमेंट थी जिसमें गांधी जी ने ये वर्ड्स कहे थे। चोरी चोरा अहमदाबाद सत्याग्रह, या खेड़ा सत्याग्रह, या चंपारण सत्याग्रह। तो चंपारण सत्याग्रह इसका आंसर हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के ये वर्ड्स थे। और अगर हम बात करें तो गांधी जी जो थे वो गांधी जी का पहला ये सफल या सक्सेसफुल मूवमेंट भी आप मान सकते हैं, पहला जो है सफल आंदोलन था, जिसमें गांधी जी की एक तरीके से जो है सफलता इनको मिली थी, ठीक है। तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं, ज़्यादा इसमें डरने की जरूरत नहीं है। फिर अगर हम यूनिट 15 की बात करें तो यूनिट 15 आपकी लास्ट में आ जाती है। जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हो तो एनसीईआरटी में जब आप हिस्ट्री की एनसीईआरटी आप पढ़ते हैं तो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे आके हिस्ट्री की एनसीईआरटी रुक जाती है, उसके बाद नहीं आती है हिस्ट्री की एनसीईआरटी। और उसमें बताया जाता है कि मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी हिस्ट्री है कि कौन कौन लोग थे, कितने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेंबर्स थे, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आती है। उसमें हम भीमराव अम्बेडकर और आपके जो है के एम मुंशी या आपके जो है बी एन राव, जितने भी उस टाइम के जो है आपके कानून के जो है जानकार लोग थे, सभी के बारे में डिस्कस करते हैं। फिर हम हिस्ट्री क्या था मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का, वो भी हम यहाँ पे इसके बारे में समझते हैं। तो लास्ट जो हमारा होगा वो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होगा, यानी संविधान का निर्माण होगा। तो इसमें ब्रॉड ओवरव्यू की बात करें तो इंडिपेंडेंस एंड द न्यू नेशन स्टेट, यानी स्वतंत्रता और नया राष्ट्र राज्य क्या था। द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का निर्माण के बारे में पढ़ना है, ठीक है। फोकस रखना है हमें संविधान सभा की जो डिबेट चलती है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो बहस होती है, उसमें हमें जो है फोकस करना है, ठीक है। और अगर यहाँ पे आंसर की बात करें तो फ्रॉम द डिबेट्स लेना है डिस्कशन, व्हाट डू सच डिबेट्स रिवील एंड हाउ दे कैन बी एनालाइज्ड। तो हमें यहाँ से जो है देखना है कि ऐसी बहसों से क्या पता चलता है और इसका विश्लेषण कैसे किया जा सकता है, उस पॉइंट ऑफ व्यू पे हमें बात करनी है। तो यहाँ से ये है, ठीक है। अब हमें क्वेश्चंस ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट अबाउट द डिस्कशन विद इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली।
the discussion within the Constituent Assembly were also influenced by the opinion expressed by the public. As the deliberation continued, the argument were reported in newspapers, but there was no time to debate publicly on the proposal. Criticism and counter criticism in the press in turn shaped in the nature of the consensus that was ultimately reached on a specific issue. In order to create a sense of collective participation, the public was also asked to send on their views on what needed to be done. तो ये आपका जो है यहाँ पे क्या है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में जो है डिस्कशन विद इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी जो संविधान सभा में जो आपकी डिस्कशन हुआ था उसमें से कौन सा जो है आपका इनकरेक्ट है अबाउट द डिस्कशन विद इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। पहले फर्स्ट वाले में कह रहा है कि द डिस्कशन विद इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द ओपिनियन एक्सप्रेस्ड बाय द पब्लिक। तो पहले वाला ही जो है आपका इनकरेक्ट है, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो पब्लिक के जो एक्सप्रेशंस हैं, तो पूरे देश की जो पब्लिक है उसके जो एक्सप्रेशन है उनसे बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस्ड नहीं थी। इसमें जो लोग बैठे थे वो जो है विधि के जानकार थे। उन्होंने जो है भारत की व्यवस्था को देखते हुए, भारत का जो है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देखते हुए, भारत की जो है विविधता को देखते हुए बहुत सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहस का स्रोत बनी। लेकिन अगर ये कहें कि एक्सप्रेस्ड बाय द पब्लिक थी, ओपिनियन एक्सप्रेस्ड बाय द पब्लिक, तो ये कहना जो है बिल्कुल गलत होगा, इसलिए इसका ये आंसर गलत हो जाता है। तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। सो गाइज, ये था आपका CUET हिस्ट्री का कंप्लीट सिलेबस, और इसमें मैंने आपको बताया है कि कंप्लीट में कितना सिलेबस है, और इसको हम जो है क्वेश्चंस भी मैंने जो है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो मैंने कराए हैं। क्वेश्चंस का लेवल भी आपने देख लिया होगा कि लेवल कोई ज़्यादा हार्ड है नहीं, एक तरीके से इजी लेवल है, बहुत इजी क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, और नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होगा उसमें हम हिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे यूनिट 1 से, कंटिन्यू यूनिट 1 2 3 4 ऐसे ही, और लास्ट जो यूनिट है आपकी यूनिट 15 मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ तक हम जो है हिस्ट्री का सिलेबस कवर करेंगे। और आज के लिए इतना ही, अब मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।